नमस्कार। मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल केएस मुरारी जीएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज का चर्चा के विषय में मैं आप लोगों के साथ अशोक का शिलालेख को लेकर उपस्थित हुआ हूं। अशोक का शिलालेख, जैसा कि सभी जानते हैं कि अभिलेख कठोर चट्टानों या पत्थरों पर लिखा जाने वाला एक राजकीय आदेश होता है और राजा के द्वारा जो शासन के संबंध में जो आदेश दिया जाता है उसको प्रमुख चौक चौराहे पर या फिर प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर जो स्थित चट्टान या शिलालेख होता है उस पर उत्कीर्ण कर दिया जाता है, चाहे वो स्तंभ के रूप में हो या चट्टान के रूप में हो। अभिलेख लेखन की सबसे पहले कला मध्य एशिया में डेरियस फर्स्ट ने प्रारंभ किया था और भारत में अभिलेख लेखन की क्रिया पहले मौर्य शासक अशोक ने किया था। तो अशोक अपने शासन का आदेश अभिलेख के माध्यम से प्रस्तुत किया था, जिसमें हम लोग आज बृहत शिलालेख की चर्चा करेंगे। चूंकि शिलालेख चट्टानों पर लिखा जाने वाला एक आदेश है राजा का, और वह भी कई छोटे छोटे चट्टानों पर भी और कई बड़े बड़े चट्टानों पर भी लिखा गया था। तो जिन जिन शिलालेख पर कम बातें लिखी गई उसे लघु शिलालेख कहा गया, और जिन जिन चट्टानों पर बराबर बहुत ज़्यादा संख्या में लिखा गया तो उसको बृहत शिलालेख कहा गया। अशोक के शिलालेख में अधिक से अधिक 14 है। तो 14 शिलालेख है एक चट्टानों पर। तो विभिन्न स्थानों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में जो है सो अशोक का शिलालेख लिखा गया था। तो मौर्य साम्राज्य में किन किन स्थानों पर अशोक का बृहत शिलालेख है उस पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। तो मौर्य साम्राज्य में जो एक शिलालेख है वह है कालसी। कालसी ये उत्तराखंड में है। कालसी ये भारत के अभी वर्तमान में उत्तराखंड में कालसी है जहाँ शिलालेख। दूसरा, गुजरात में एक जगह है गिरनार। गिरनार गिरनार जो गुजरात में। फिर एक सोपारा है जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के सोपारा में। यहां आ जाइए तो उड़ीसा है, कलिंग प्रदेश था उसमें, प्राच प्रदेश। तो यहाँ धौली था। धौली जो अभी उड़ीसा में पुरी डिस्ट्रिक्ट के पास है धौली, और एक और है धौली के पास यानी उड़ीसा में ही जावगढ़। ये दोनों उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। इसके अलावा एक येरागुड्डी है। येरागुड्डी और सन्नाती येरागुड्डी और सन्नाती ये कर्नाटका के आसपास है। उस समय में कर्नाटका के आसपास, कर्नाटका और तेलंगाना भी पड़ जाता है। तो ये बृहत शिलालेख भारत में स्थित अशोक के शासनकाल का है। इसके अलावा चूंकि मौर्य साम्राज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो यहाँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में जो शिलालेख है वह है शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी। और दूसरा है मानसेहरा। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा अफगानिस्तान में, यहाँ आ जाइए, अफगानिस्तान का क्षेत्र है और अफगानिस्तान में कांधार। और ये कांधार अफगानिस्तान में स्थित है।
इसको सारे कुना अभिलेख भी कहा जाता है। कंधार या सार ए कुन्हा, सारे कुन्हा अभिलेख भी कहा जाता है। तो इस तरह से मौर्य शासनकाल में अशोक का जो बृहद शिलालेख था वह कालसी, गिरनार, सोपारा, धौले, जावगढ़, यरागोडे, शन्नाते, पाकिस्तान में स्थित शहबाजगढ़ी, मानसेहरा और अफगानिस्तान में कंधार, जिसको सारे कुना अभिलेख का है। जितने भी अभिलेख थे उन सारे अभिलेख में 14 बातें लिखी हुई है, इसीलिए अशोक का 14 शिलालेख कहा जाता है। जैसे कालसी है तो कालसी में 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक की बातें लिखी हुई है, यानी 1 to 14 14 बातें लिखी हुई। गिरनार में भी 1 to 14 1 से 14 बातें। सोपारा में भी 1 से 14 बातें लिखी हुई। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में भी 1 से 14 बातें लिखी हुई। कंधार में भी 1 से 14 बातें लिखी हुई है। शिलालेख संख्या 1, शिलालेख संख्या 2, शिलालेख संख्या 3, इस तरह से 14 नंबर तक लिखा हुआ है। यरागोड़ी और शरणार्थी में भी 1 से 14 बातें लिखी हुई हैं। जो बातें कालसी में 1 नंबर पर लिखी हुई है वही बातें गिरनार में, सोपारा में, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा में या फिर सारेकुना में या फिर धौली और जावगढ़ में। थोड़ा सा अंतर यहाँ यह दिखेगा कि धौली और जावगढ़ जो है, जो उड़ीसा में है, यहाँ 1 से 12 बातें लिखी हुई है। यहाँ 14 शिलालेख की संख्या नहीं है, यानी शब्दों की संख्या नहीं, वाक्य की संख्या नहीं, बल्कि 12 है। तो ये दोनों में 1 से 12 बातें लिखी हुई है। अब सवाल उठता है कि 12 ही क्यों, 13वां क्यों नहीं, 14वां क्यों नहीं? चूंकि 13वें का जो शिलालेख संख्या है उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है, और ये कलिंग का क्षेत्र है, उत्तर उड़ीसा का क्षेत्र है, और उस कलिंग युद्ध में अशोक के द्वारा नृशंस हत्याएं की गई थी। इसलिए कलिंग युद्ध और कलिंग युद्ध के बाद की जो विभीषिका हुई थी, तो कलिंग युद्ध की विभीषिका की बातें यहाँ नहीं लिखी गई है, और इसके जगह पर 2 अलग शिलालेख वहां स्थापित किया गया था, जिसको पृथक शिलालेख, सेपरेट रॉक एडिक्ट कहा जाता है। और पृथक शिलालेख अलग अलग है दोनों जगह। पृथक शिलालेख संख्या 1, पृथक शिलालेख संख्या 1 और पृथक शिलालेख संख्या 2। तो इस तरह से इस दोनों जगह, चूंकि पृथक शिलालेख सेपरेट रॉक, ये पृथक शिलालेख केवल धौली और जावगढ़ में ही है, यानी कलिंग में ही है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी सभी जगह 14 बातें लिखी हुई है, यहाँ 12 बातें लिखी हुई है, और 13 और 14 के जगह पर यहाँ अलग अलग शिलालेख लिख दिया। इस पृथक शिलालेख संख्या 1 में जो है, यहाँ अशोक एक सहिष्णु विचारधारा स्थापित करते हुए एक पितृवत राजतंत्र की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है। और इस पृथक शिलालेख संख्या 1 में बताया गया कि सभी प्रजा मेरी संतान है, ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन। तो सभी प्रजा मेरी संतान है। इस तरह की बातें अशोक के द्वारा एक भावनात्मक, एक इमोशनल स्टेटमेंट यहाँ लिखा गया है। और पृथक शिलालेख संख्या 2 में प्रकृति के, पर्यावरण के बारे में चर्चा है, प्रकृति के बारे में चर्चा। तो इस तरह से 13वें और 14वें के जगह पर जो है सो यहाँ अलग अलग पृथक शिलालेख दे दिया गया है, जिसको कहते हैं कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख संख्या 1 में ही सभी प्रजा मेरी संतान है, ये कलिंग में लिखा हुआ है। ये दूसरे जगह नहीं बातें लिखी हुई है। तो इस तरह से कलिंग के लोगों के साथ एक मानवीय व्यवहार फिर से स्थापित करने का प्रयास अशोक के द्वारा किया गया। और कलिंग युद्ध में जो विभीषिका हुई, इसी से
और वहाँ खासकर महिलाओं और बच्चों के जिस तरह से नृशंस हत्याएं हुई है कलिंग युद्ध में, तो उसके खून को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इस कलिंग युद्ध के पश्चात ही अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और शस्त्र को त्याग दिया, यानी युद्ध को त्याग दिया। चलिए, तो इस तरह से ये सारे शिलालेख अशोक का है। अब सवाल उठता है कि 1 से 14 तक में किन किन बातों को लिखा गया है, क्या क्या बातें उसमें कही गई। तो अब 1 से 14 नंबर की बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शिलालेख संख्या 1, शिलालेख संख्या 1 में कहा गया है पशु बलि की निंदा की गई है, यानी किसी भी समय, यानी खासकर कोई त्योहार के समय में जो पशु बलि दी जाती थी, तो इस शिलालेख संख्या 1 के माध्यम से अशोक पशु बलि की निंदा की है, यानी पशु बलि पर रोक की बात अशोक ने किया। शिलालेख संख्या 2, यानी 1 नंबर में जो पशु बलि की रोक है वो यहाँ भी बातें लिखी हुई है, यहाँ भी बातें लिखी हुई है, यहाँ भी, यहाँ धौली, जावगढ़, यारागुड़ी, सरनाटी सभी जगह जो है सो पशु बलि पर रोक की बातें 1 नंबर बातें लिखी गई। दूसरा शिलालेख संख्या 2 में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, यानी मनुष्य और पशु दोनों को की चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी अशोक के शिलालेख संख्या 2 से मिलती है। इसका मतलब है कि एक कल्याणकारी कार्य अशोक के द्वारा करने का आदेश दिया गया है और इसकी चर्चा शिलालेख संख्या 2 में अशोक ने किया है। तीसरा शिलालेख संख्या 3 में जो है बताया गया, और इस संदर्भ में बताया गया कि राजकीय अधिकारी जो था उसको यह आदेश दिया गया कि वह हर 5 साल के बाद क्षेत्रीय दौरा पर जाए, यानी स्थानीय दौरा पर जाए। इस शिलालेख के माध्यम से कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है, धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। उसके बाद शिलालेख संख्या 4 में बातें लिखी गई है कि भेरी घोष अब नहीं होगा और भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। भेरी घोष होता है युद्ध की घोषणा, यानी शस्त्र त्यागने की बात जब अशोक करते हैं तो उसके बारे में शिलालेख संख्या 4 में बताया गया कि अब युद्ध नहीं होगी, युद्ध की घोषणा नहीं होगी, भेरी घोष नहीं होगी, बल्कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष यानी सहिष्णुता की बातें होगी, सहिष्णुता पूर्ण जीवन जीने की बातें अशोक ने अपने शिलालेख संख्या 4 के माध्यम से बताया। शिलालेख संख्या 5 में धम्म महामात्यों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धम्म महामात्य यानी धम्म महामात्य कहने का मतलब है कि जो राजकीय धर्म था, धम्म, उसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए धम्म महामात्य की नियुक्ति की गई थी। इसी के बारे में बताया गया कि एक अधिकारी की नियुक्ति हो रही है जो धम्म महामात्य कहलाता है, और वह राजकीय आदेश यानी धर्म का पालन लोगों को किस तरह से करना है उसके बारे में जानकारी देगा। तो शिलालेख संख्या 5 में धम्म महामात्यों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद शिलालेख संख्या 6 में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति को संयमित जीवन जीने पर बल दिया गया है कि कैसे व्यक्ति संयमित जीवन जीता है। शिलालेख संख्या 7, शिलालेख संख्या 7 में सभी धर्मों या संप्रदायों को सदाचार जीवन जीने के लिए बताया गया है कि सहिष्णुता के साथ सभी धर्म और संप्रदाय जीवन जिए, सहिष्णुता की बातें कही गई है। इसके अलावा शिलालेख संख्या 8 में शिलालेख संख्या 8 में जो बातें कही गई है उसमें तीर्थ यात्रा की बातें कही गई है कि तीर्थ यात्रा, चूंकि इसी संदर्भ में अशोक लुम्बिनी की यात्रा किए थे। लुम्बिनी जो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है, रुम्नी देई उस समय अभी कहा जाता है, उस समय लुम्बिनी जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, तो वहां की यात्रा जो किए थे उसके बारे में भी जानकारी अशोक ने दिया। और इसके अलावा और भी जगह
अशोक ने अपना धम्म यात्रा किया था। तो तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी शिलालेख संख्या 8 में बताया गया। शिलालेख संख्या 9 जो कहता है तो उसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया कि लोगों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अच्छे सच्ची भेंट यानी उपहार प्रस्तुत करना चाहिए। डिसिप्लिन की बातें अशोक ने अपने शिलालेख संख्या 9 के माध्यम से किया, यानी सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया। शिलालेख संख्या 10 में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ये बहुत अच्छी बातें हैं और आज के ये इस दौर में प्रासंगिक भी है। अशोक का ये शिलालेख संख्या 10 के आदेश दिया गया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। शिलालेख संख्या 11 में धम्म की व्याख्या की गई कि धम्म क्या है। धम्म क्या है? तो धम्म एक नैतिक संप्रभुता है। धम्म एक सभी धर्मों का संश्लेषण है। धम्म मानवीय व्यवहार को स्पष्ट करता है। धम्म राजा और प्रजा का, प्रजा और राजा का अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। इन सारे बातों को धम्म के माध्यम से अशोक ने बताने के प्रयास किया और जिसकी चर्चा अशोक ने अपने शिलालेख संख्या 11 में प्रस्तुत किया है। तो इसलिए कह सकते हैं कि शिलालेख संख्या 11 में अशोक ने धम्म की विस्तृत रूप से व्याख्या की। शिलालेख संख्या 12 में स्त्री महामात्यों की नियुक्ति की बात कही गई है और सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई है। स्त्री महामात्यों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बातें शिलालेख संख्या 12 में की गई है। शिलालेख संख्या 12 में जो है अशोक के पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा है। कैसा संबंध था? वैदेशिक संबंध। शिलालेख संख्या 13 जो काफी महत्वपूर्ण है और इस शिलालेख संख्या 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक के हृदय परिवर्तन की बातें कही गई है। इसी शिलालेख में जो है अशोक अपने वैदेशिक संबंध की भी चर्चा करता है, जैसे कि सीरिया, मिस्र का टॉलमी था, एंटियोकस था, उन सारे राजाओं के साथ कैसा संबंध था अशोक का, उसके बारे में चर्चा की है। शिलालेख संख्या 14 में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया कि हर किसी को धार्मिक जीवन बिताना चाहिए। तो इस प्रकार से अशोक का 14 शिलालेख काफी महत्वपूर्ण रहा और आज भी प्रासंगिक है। आज भी एक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में या एक कल्याणकारी देश जहाँ है लोकतांत्रिक देश है, वहाँ अशोक का जो शिलालेख में जो 14 बातें कही गई है वो काफी प्रासंगिक है। तो इस तरह से अशोक का यह बृहद शिलालेख की बातें हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। अशोक का शिलालेख जो है ये भारत में जितने भी हैं, भारत में कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, जौगढ़, यरागुड्डी, ये शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में। और पाकिस्तान में जो स्थित शिलालेख है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि में। और कांधार में जो सारेकुना अभिलेख है, कांधार में जो लिखा गया वह ग्रीक और अरमाइक में, ग्रीक और अरमाइक लिपि में। तो इस तरह से अशोक का जो शिलालेख है, बृहद शिलालेख, वो ग्रीक, अरमाइक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, जबकि अशोक के शिलालेख का जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। भाषा प्राकृत भाषा में लिखा गया। उसमें प्राकृत भाषा
एक जट भाषा हुआ करता था। लोगों को, आम लोगों को एक संपर्क भाषा के रूप में प्राकृत भाषा था। इसीलिए भाषा का जहाँ तक संदर्भ है, जब कोई प्रश्न पूछेगा तो अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया, तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। और अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि में, पाकिस्तान में जो शहबाजगढ़ी और मानसेरा है यानी उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्टी लिपि, और कंधार में जो सारेकुना अभिलेख है वह ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। तो इस तरह से अशोक का शिलालेख 4 ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक का शिलालेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक और खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में, शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पेट्रेडी पैंथेलर ने किए थे। पेट्रेडी पैंथेलर ने किया था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पेट्रेडी पैंथेलर ने किया था। तो इस प्रकार से आज का यह अशोक का बृहत शिलालेख की चर्चा मैं आप लोगों के सामने किया हूँ। इसके अलावे मैं एक छोटा सा और बात कर दूं कि कुछ लघु शिलालेख भी था जो स्थानीय स्तर पर, खासकर दक्षिण भारत का जितने भी पठारी क्षेत्र है वहाँ अशोक का लघु शिलालेख है। बृहत शिलालेख अशोक के उत्तर में भी मिला, पूर्वी घाट में भी, पश्चिमी घाट में भी और पाकिस्तान में भी, लेकिन लघु शिलालेख दक्षिण भारत में ही अशोक का सबसे अधिक लघु शिलालेख है। जैसे मास्के, गुर्जरा, नित्तूर, उदगोलान, ये सारे लघु शिलालेख है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, इस पर आप अपना कमेंट देते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करते हुए